ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं अपन। मतलब कहाँ से आई ममता बनर्जी? बहुत ही फियर्स लेडी हैं। आप मानेंगे कि एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत ज़मीन से उठ के आई है। कोई ऐसा बहुत बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो या पॉलिटिकल लीनिएज जो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई। शुरुआत में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में थी। वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरीज बनी बंगाल में कांग्रेस की। राजीव गांधी बहुत मानते थे इनफैक्ट ममता बनर्जी को। इनफैक्ट गांधी परिवार हमेशा उन्हें बहुत मानता रहा। और कई बार बंगाल में बहुत डिफरेंसेस होने के बाद भी वहां के लोकल लीडरशिप में आप देखेंगे कि अ, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, गांधी जो थे, वो हमेशा ममता बनर्जी को वहां पे इंक्लूड किए रहते थे। तो आप देखेंगे कि 80s के दशक में और विशेषकर 90s के दौर में आप देखेंगे 84 में इनफैक्ट जादवपुर एक सीट होती है कैलकाटा में, शहरी सीट। और उस समय कम्युनिस्टों का रूल था। 84 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कम्युनिस्ट एकदम 77 में सरकार में आए थे और अपने पीक पर थे एक तरीके से। और उनके एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सोमनाथ चैटर्जी, आप जानते भी होंगे, बाद में स्पीकर ही बने। और जादवपुर को कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। मतलब जादवपुर में कोई कम्युनिस्ट को, जादवपुर यूनिवर्सिटी वही है। आप जितने प्रोटेस्ट देखते रहते हैं इस प्रकार के, जिसमें स्टूडेंट प्लकार्ड और वो सब सब, अब समझ लीजिए दिल्ली में जेएनयू है तो बंगाल में जादवपुर है, एक तरह से वैसे समझ लीजिए। उस जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी ने 84 में सोमनाथ चैटर्जी को हराया। राइट, एकदम यंग लेडी एंड एक स्टॉलवर्ड को हराया, तो और न्यूज में आ गई इनफैक्ट। तो आप देखेंगे 80s के एंड में भी 90s में भी वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट लेडी लीडर्स कांग्रेस की फेस बन चुकी थी 90 के शुरुआत तक आते आते। इनफैक्ट 92 93 में आप देखेंगे तो एक दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक रेप केस हुआ था, ज्योति बसु उस समय सीएम हुआ करते थे, और ममता बनर्जी उस विक्टिम के जस्टिस के लिए राइटर्स बिल्डिंग, जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पहुंच गई और एक तरह से वहां प्रोटेस्ट करने लगी और वहीं पे धरने में बैठ गई कि जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। और वो बहुत फेमस हुआ क्योंकि ज्योति बसु ने एक प्रकार से कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी उनका महकमा था उसको, कि आई वांट दिस लेडी आउट इन एनी विच वे। और बहुत धक्का मुक्की हुई, बाल खींचे गए और उनको वहां से एक तरह से खींच के निकाला गया ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी ने ये शपथ लिया कि अब जब भी यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ का मतलब ऑक्यूपेंट बन के आऊंगी, बाहर से प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे अब नहीं, मतलब राइटर्स बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रखूंगी। राइट, बाद में उनका सपना पूरा होता है। 93 में इनफैक्ट आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इसी प्रकार से आंदोलन हुआ। आंदोलन ये था कि ममता बनर्जी और कांग्रेस कहते रहती थी, क्योंकि कम्युनिस्टों का भी अगर आप रूल देखेंगे तो कम्युनिस्ट एज आइडियोलॉजी आप देखेंगे तो बहुत विश्वास करते हैं वायलेंट पॉलिटिक्स में, माई वे और हाईवे। लड़ाई होनी चाहिए मतलब लोगों को। आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को, आप चाइना में देख लीजिए ऑथोरिटेरियनिज्म में, रशिया में देख लीजिए, आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज में चले जाइए, इंडिया में आज के डेट में देख लीजिए, अगर कहीं पॉलिटिकल वायलेंस है इंडिया में तो सिर्फ एक ही जगह पे है, बंगाल पे, एंड विल कम टू दैट। तो 93 में इनफैक्ट और कहा जाता था कि अब पॉलिटिकल वायलेंस, और ज्यादातर वायलेंस क्यों होता है, इलेक्शंस के कारण, इलेक्शंस के दौरान। राइट, तो कांग्रेस का और ममता बनर्जी का एक प्रकार से ये आरोप था कि कम्युनिस्ट जो करते हैं, क्या करते हैं, वो बूथ लूट लेते हैं, वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने देते हमारे लोगों को, और दूसरे लोगों से जबरदस्ती कम्युनिस्टों पे वोट डलवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बोगस वोटिंग को हटाने के लिए सिर्फ वोटर आई कार्ड से वहां पे वोटिंग देनी चाहिए, और कोई आई कार्ड दिस दैट नहीं चलना चाहिए, या बिना आई कार्ड्स के वोटिंग नहीं देनी जानी चाहिए। पहले आई कार्ड्स नहीं चलते थे। और 93 में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होता है राइटर्स बिल्डिंग के सामने, वहां पे ममता बनर्जी उसको इनफैक्ट लीड कर रही होती, और उस डेमोन्स्ट्रेशन पे गोलियां चलती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। राइट, तो इस प्रकार के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे 90s के दौर में कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन थी और सीपीएम रूल पे थी। तो कांग्रेस मेन ऑपोजिशन के तौर पर, ममता बनर्जी उसके फेस के तौर पर पश्चिम बंगाल में थी। उसी कांग्रेस में लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी को रियलाइज हुआ कि एज अ पार्टी ये शायद कम्युनिस्टों को उस प्रकार से विरोध नहीं कर पाएगी जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप उनका थोड़ी पर्सनालिटी भी देखेंगे तो यू नो माना जाता है वो थोड़ा सा फिनिकी है, मतलब अभी मन किया तो ये कर देंगे। राइट, जिससे आपने देखा वो रेड्स हुए तो उनके घर पे पहुंच गए एंड ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जनरली यू वुड नॉट सी पॉलिटिशियंस डूइंग दीस थिंग्स। मैं अच्छा है बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस कारण से वो कांग्रेस पार्टी के बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, और अब देखेंगे उसी दौरान क्या हो रहा था, 90s के दशक में इंदिरा गांधी जा चुकी थी, राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, और कांग्रेस एक प्रकार से दिशाहीन थी। सोनिया गांधी तब तक पॉलिटिक्स में आई नहीं थी, बीच में सीताराम केसरी थे, और बंगाल यूनिट से हमेशा उनका झगड़ा चलते रहता था। तो कोई टॉप पे भी नहीं था जो उनको कंटेन करके रख पाए। और इसी में उन्होंने क्या किया, फिर 98 में कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। राइट, बिकॉज खुद की पार्टी बनाना हाँ 98 में। हाँ, क्योंकि दिस कांग्रेस
इज नॉट रियली एन ऑपोजिशन टू सीपीएम, इट इज मोर ऑफ इसके आधे लीडर्स मिले हुए हैं सीपीएम से, ये लोग मिलके जिताते हैं उन लोगों को. सो 98 में शी फॉर्म्स टीएमसी एंड वेरी इमीडिएटली 99 के इलेक्शंस में ही वो प्रिंसिपल अपोजिशन बन जाती है, क्योंकि लोगों को भी दिखता है कि एक्चुअली कांग्रेस में कोई दम नहीं है नहीं, वैसे बहुत स्टॉलवर्ट लीडर्स बचे नहीं थे कांग्रेस में. तो जो पूरा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो महकमा होता है ममता बनर्जी के साथ आ जाता है. ममता बनर्जी ऑलरेडी फेस थी ऑपोजिशन की, तो टीएमसी प्रिंसिपल अपोजिशन बन जाती है 99 में सीपीएम का, राइट. बट स्टिल इट वुड टेक अ लॉट ऑफ इयर्स, 12 साल और 13 साल और लगते हैं उनको सत्ता में आने में, राइट. और उसकी बहुत सारी कहानियां हैं. इनफैक्ट टीएमसी आने के बाद एक्चुअली शी डिड हर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. एक चीज आप देखेंगे कि बहुत फियर्स लेडी हैं, बहुत आवाज उठाएंगी, बहुत प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन फिर भी ना जो कम्युनिस्टों का रूल था बंगाल में, उसमें ऑपोजिशन के तौर पर ममता बनर्जी को लोग एक्सेप्ट कर लेते थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा सा बंगाली पर्सोना को देखेंगे, सो दे अप्रिशिएट सर्टेन थिंग्स. तो उसमें क्या है, जैसे सादगी है. तो आप जनरली देखेंगे बंगाली पॉलिटिशियंस दे विल बी वेरी ऑस्टियर, उनके कपड़े से लेके पहनावे ओढ़ावे रहन सहना बहुत उसमें आपको शो ऑफ नहीं दिखेगा. सिमिलरली थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिज्म, राइट. जितने आप उसके पहले के सीएम्स देखेंगे, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑल ऑफ देम वेरी इंटेलेक्चुअल क्लास, राइट. उसको भद्र लोग बोलते हैं, जेंटलमैन, राइट. तो वो भद्र लोग वाला जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो उनको ममता में नहीं दिखता था. जो बंगाली लोग, उनको लगता था यार ये तो स्ट्रीट फाइटर टाइप से कहीं भी उठ के कहीं चले जाती है, ऑल ऑफ दैट. तो अप अंटिल आई वुड से 2006, राइट, शी वाज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन फेस, लेकिन सीएम के तौर पर कोई उनको नहीं दिखता था. मतलब एक होता है ना कि अब उनसे कम्युनिस्टों से ठीक है थोड़ी नाराजगी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ममता बनर्जी को सीएम बना देंगे. सो दैट काइंड ऑफ स्टांस वेंट टिल 2006, राइट. और उसके बाद, एंड वेलकम टू दैट, उसके बाद सिंगूर होता है, नंदीग्राम मूवमेंट होता है, लाड़गल में मूवमेंट्स होते हैं, और 4-5 साल में एक प्रकार से वो पूरा जो फेस है, या ये वाला जो एक इमेज होता है कि ठीक है विपक्षी नेता के तौर पर ठीक है, लेकिन सीएम के तौर पर ठीक नहीं, वो इमेज चेंज हो जाता है 4-5 सालों में. एंड 2011 शी कम्स इनटू पावर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल. बट ये 1979 में एक मैसेकर भी हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था. आप देखेंगे 1977 में, सो पहली बार कम्युनिस्ट मिलीजुली सरकार के तौर पर 67 में आते हैं, 67 में. आजादी के बाद आप देखेंगे कि करीब 1950 से 67 तक देश के केंद्र में सारे राज्यों में ऑलमोस्ट कांग्रेस की सरकारें होती, राइट. 67 इलेक्शंस पहली बार होता है जब बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार आती है, राइट. बिहार में भी आती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है, और बंगाल में भी आती है. लेकिन वो एक मिलीजुली सरकार होती है, उसमें लेफ्ट की जितनी पार्टीज थी, कुछ सेंट्रिस्ट पार्टीज भी थी, बंगाल कांग्रेस एंड सो ऑन. और वो बहुत अनस्टेबल सरकार भी थी. प्लस तब क्या था कि उस समय ना जो आर्टिकल 356 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया, उसका यूसेज बहुत होता था, राइट. तो 67 में सरकार बनी, 69 ने कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया उसको, केंद्र की सरकार. फिर इलेक्शंस में फिर वो जीत के आए, राइट. फिर 70 में उनको बर्खास्त कर दिया, राइट. एंड देन बाद में फिर कांग्रेस जीत के आ जाती है अंटिल 77, जब इमरजेंसी खत्म होती है, पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनती है. तो बंगाल में पहली बार सीपीएम की एक स्टेबल सरकार आती है, राइट. ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत सारे उनके पुराने वादे होते हैं, या एक वर्किंग स्टाइल होता है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. उसमें एक ऑपरेशन बरगा है सबसे पहला, उस पर भी हम आएंगे इनफैक्ट 79 में. लेकिन ये मरे जहां भी मैसेकर में क्या होता है, आप देखिए 47 में जब पार्टीशन हुआ, राइट, तो पार्टीशन का बेसिस क्या था? पार्टीशन का बेसिस था रिलीजन, राइट. वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, राइट. तो से कि मुस्लिम्स विल हैव अ सेपरेट नेशन, एंड हिंदूज जो भी है वो इंडिया में रहेंगे. सो इंडिया साइड विल बी अ सेकुलर नेशन, बट मुस्लिम साइड वी विल हैव अ सेपरेट नेशन. एंड हेंस वेस्ट में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, वेस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट में जो था मिला के ईस्ट पाकिस्तान बना, बंगाल से कार्व आउट होके. तो बहुत सारा माइग्रेशन हुआ. जो बंगाल में मुस्लिम्स थे, राइट, कुछ रह गए, बहुत सारे बांग्लादेश की ओर बढ़ चले. जो बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदूज थे, उनको दिखा कि हमें चले जाना चाहिए वेस्ट बंगाल की ओर, तो वेस्ट बंगाल में आ गए. अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, तो जब पार्टीशन हुआ तो ये बहुत क्लियर था कि जो जो भी हिंदूज हैं उनको ट्रांजिशन कर जाना है इस साइड पे, और इधर के जो भी मुस्लिम जाना चाहते हैं वेस्ट पाकिस्तान जा सकते हैं. लेकिन ईस्ट साइड में हमेशा कंफ्यूजन बना रहा. इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, उस दिन तक हमारे बॉर्डर्स डिफाइन नहीं थे, राइट. जो बॉर्डर बाउंड्री कमीशन था, जो रैडक्लिफ का बाउंड्री कमीशन का जजमेंट था, वो 17 अगस्त को आता है.
तो आज़ादी के दिन देखेंगे आप ईस्ट पाकिस्तान में जैसे जो अभी का बांग्लादेश है, उसमें कन्फ्यूजन था बॉर्डर एरियाज़ में कि हम एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान में हैं कि वेस्ट बंगाल में हैं, राइट? तो बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे लोग पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हो, बाद में इंडिया में आ गए और बहुत सारी जगहों पे लोग इंडिया का झंडा फहरा रहे हो, बाद में पाकिस्तान में बांग्लादेश में हाँ, चले गए करेक्ट। क्योंकि 17 तक वो क्लैरिटी थी ही नहीं कि कौन किस में जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद, राइट? इट व्हिच इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। तो एक अज़्यूम कर लिया लोगों ने कि हम तो बांग्लादेश में ही या वेस्ट पाकिस्तान में ही जाएँगे, ईस्ट पाकिस्तान में ही जाएँगे। तो वहाँ पे उन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। बाद में जब बाउंड्री कमीशन का रिपोर्ट आया, तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? ऐसे बड़े इंस्टेंसेस हैं। तो अभी माइग्रेशन के कारण ना एक बहुत बड़ा हिंदू पॉपुलेशन आया इधर। लेकिन क्या हुआ जो ईस्ट साइड पे डिवीजन हुआ कि ये जो ट्रिकल डाउन था बहुत धीरे-धीरे हो रहा था, बहुत आराम से हो रहा था क्योंकि एक तो ये क्लैरिटी नहीं थी कि कब तक ये ट्रांज़िशन अलाउड रहेगा। तो लोग ना वेट कर रहे थे एक तरह से कि ऐसा कुछ नहीं है कि बाउंड्री क्लोज़ होने वाली है। बाउंड्री क्लोज़ हुई 1950 में जाके जब नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ। तो आना-जाना लोगों का लगा हुआ था। अ, बहुत सारे लोग थे जिनकी घर इधर है, खेती इधर है, रिश्तेदारी इधर-उधर है। तो बाउंड्री फ्री मूवमेंट बाउंड्री था। तो एक बार में बल्क में लोग नहीं आए। इट वाज़ अ वेरी फिर बीच में दंगे हो गए तो और थोड़े लोग भाग के आ गए। फिर और कुछ इंस्टेंस हुआ तो और कुछ लोग भाग के आ गए। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस बना रहा। वेस्ट में जहाँ रिफ्यूजीज़ के लिए आप देखेंगे बहुत सारे सेंटर्स एक तरह से तैयार किए गए। आप दिल्ली, पंजाब वाले एरियाज़ में देखेंगे रिफ्यूजीज़ के सेंटर्स बनाए गए। ईस्ट में ऐसा नहीं हुआ, राइट? ऐसे डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं बनाए गए। बहुत मेकशिफ्ट एकदम बहुत कम कैपेसिटी के सेंटर्स बनाए गए। तो जितने भी हिंदू रिफ्यूजीज़ इस साइड पे आए, ज़्यादातर बहुत सारे उसमें से दलित कास्ट के भी थे। तो जहाँ जगह मिला वहाँ पे वो बसते चले गए, रेलवे लाइन्स के अलोंग बसते चले गए, कलकत्ता में न्यू टाउन एरिया में उस समय वो डेवलप नहीं होता था, वो वहाँ पे चले गए, मार्शी लैंड्स पे वहाँ पे थोड़ा-सा घर बना लिया, वहाँ पे बस गए। फिर 71 में भी ऐसा ही होता है। बांग्लादेश वॉर होता है, राइट? इंडिया सपोर्ट्स दैट इम्प्लिसिटली और उस समय भी इस वॉर के बाद बहुत सारे हिंदूज़ इधर शिफ्ट होते हैं। जब तक सीपीएम एक तरह से विपक्ष में थी, ज्योति बसु विपक्ष में थे, तो ये हमेशा उन लोगों को कहते रहते थे कि हम जब सत्ता में आएँगे तो तुम्हें हम प्रॉपर्ली बसाएँगे। जब 71 बार वॉर के बाद ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ और बहुत स्पेशली उसमें नामशूद्र कम्युनिटीज़ हैं, दलित कम्युनिटी होता है, वो पार करके आए। तो गवर्नमेंट को हुआ कि इनको कहाँ बसाया जाए? तो शुरू में बहुत सारे सोचा गया कहाँ बसा सकते हैं, तो फिर उनको बहुत सोच समझ के कहा गया कि आपको हम दंडकारण्य का जंगल है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, उड़ीसा बॉर्डर पे। दंडकारण्य के जंगल बड़े फेमस जंगल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो जंगल में बसाएँगे इनको। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या किया, बस जंगल को थोड़ा बहुत ऐसे साफ कर दिया और थोड़ी जगह बना दी, यहाँ बस जाओ, राइट? तो अब ये कम्युनिटीज़ को वहाँ पे जब बसे तो इनको लगा कि एक तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है आस-पास, कोई हैबिटेशंस नहीं है। या 4 घर बसा दिए, 10 किलोमीटर बाद 4 घर बसा दिए, राइट? एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी कैनॉट लिव लाइक दैट। एक तो कुछ है भी नहीं फैसिलिटीज़, कोई कम्युनिटी नहीं है और लैंग्वेज भी डिफरेंट है, दे वर बंगालीज़। अब दंडकारण्य में उनको बसा रहे हैं, राइट? अंडमान्स इनफैक्ट कुछ लोगों को भेज दिया गया, राइट? वहाँ भी लैंग्वेज वेरी अलग। राइट? तो इन लोगों ने बहुत दिनों तक वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे फिर डिजीज़ेज़ का बहुत प्रॉब्लम था, रहने की बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब कम्युनिस्टों की सरकार आई तो ये लोग वापस गए उनके पास, ज्योति बसु जी के पास और कहा कि अब तो आप सत्ता में आ गए हैं, तो अब हमें कम से कम बंगाल में बसने की जगह दे दीजिए, राइट? कहा जाता है कि ज्योति बसु ने एक तरह से कह दिया कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग कहीं अगर जाके बसेंगे तो मैं विरोध भी नहीं करूँगा। तो आप लोग अपना-अपना देख लीजिए, राइट? तो उसी में से कुछ लोग जो होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सुंदरबन का जो डेल्टा है, राइट? तो डेल्टा कैसा होता है, वो थोड़ा-सा मार्शी लैंड होता है, राइट? पानी अंदर तक आए हैं, उसमें थोड़े स्ट्रेच ऑफ लैंड है, फिर पानी है, स्ट्रेच ऑफ लैंड है। तो कहीं-कहीं वहाँ पे आप ट्राइबल्स लोग को बसे हुए देखेंगे, बट बहुत हैबिटेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ स्ट्रेच ऑफ लैंड पे आप और वो बहुत ट्रांजिशनरी भी होता है, मूव करते रहता है वो लैंड, राइट? वो मार्श है क्योंकि वो नदी इतनी धीरे बह रही है, तो कभी वो पानी के अंदर है, कभी वो पानी के बाहर बाहर ज़मीन आ गई, राइट? तो इन लोगों ने वहाँ आइडेंटिफाइड किया, ये मरीझापी जो गाँव है 24 परगना में, कि यहाँ पे हम लोग एक प्रकार से कोशिश कर सकते हैं बसने की, राइट? सब ढनकारने से आते हैं, वहाँ पे एक हैबिटेशन बसाते हैं और कुछ ही हफ्ते में एक प्रकार से वहाँ पे वो लोग बस जाते हैं, पूरा एक तरह से हैबिटेशन उनका वहाँ पे बस जाता है और दिखने लगता है कि हम यहाँ पे रह पाएँ। गवर्नमेंट को जब भी पता चलता है, राइट? कि ढंढकारण्य से आके ये लोग यहाँ मरीझापी में बस चुके हैं। तो फिर उनको लगता है कि काफ़ी बड़ा हैबिटेशन है और मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग आके यहाँ पे बस जाएँगे। यहाँ पे बसने लायक कंडीशंस बना देंगे और ये तो बस चुके हैं। तो शुरू में उनको फिर पहले कोशिश करते हैं हटाने की कि मतलब यू कैन नॉट सेटल हियर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब वो भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है टू गो एनीवेयर, आप या तो हमें कहीं अलॉट करवाइए।
और ये थोड़ा टसल चलता रहता है। फिर कहा जाता है, and इसमें बहुत सारे वर्जन्स है, कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का जो पीने का पानी होता है उसको पॉइजन कर देती है जानबूझ के। जानबूझ के, राइट, कि कम से कम लोग वहां से मूव कर जाए। उससे भी लोग मूव नहीं करते हैं, तो फिर उसका इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर देती है कि टापू की तरह था, तो आप अगर उससे बाहर नहीं जा पाएंगे कोई सामान लाने, कुछ खरीदने, कुछ काम करने, तो ऑफकोर्स आप फिर गिवन कर देंगे, सरेंडर करके बोलेंगे हम जा रहे हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेड करती है वहां पे। इकोनॉमिक ब्लॉकेड में बाहर से अनाज आ रहा होता है, उसको नहीं जाने देती है, उसमें कई लोग मर जाते हैं। फिर नदी नदी के रास्ते क्या होता है, कई लोग जो इसमें बसे होते हैं नदी के रास्ते क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उन पे गोलियां चलती हैं, कई लोग इसमें मारे जाते हैं, और इसको मरिजापी मैसेकर बोलते हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट से कि सिर्फ 2 लोग मरते हैं। गवर्नमेंट का डेटा तो गवर्नमेंट का डेटा है सर। अगेन इसके नंबर्स बहुत वेरिड हैं, सैकड़ों में भी बोले जाते हैं कि ये लोग मारे जाते हैं, राइट। एंड ये एक तरह से मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लॉट है हमारे ऊपर, कि एक ऐसी कम्युनिटी को जिसको हमने दिलासा दिया कि आप जब भी आएंगे देश में, आपको रहने के लिए सम्मान और एक स्थान मिलेगा। वो जब कोशिश भी करती है एक जगह पे बसने की, तो हम उसको बसने नहीं देते इनफैक्ट, राइट। तो इस कारण से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लॉट एंड कम्युनिस्ट टू डिल्स दे फील कि मरी झापी मैसेकर एक तरह से बहुत बड़ा काला धब्बा है उनके इस पे। आज आप कैसे देखते हो पश्चिम बंगाल को सर? मतलब आज की स्थिति क्या है? मतलब क्या पश्चिम बंगाल सेम बिहार जैसा पहले था वैसा बन रहा है या सुधर रहा है? सो पश्चिम बंगाल बड़ा ट्रिकी है। अगर बिहार आप देखेंगे तो बिहार एटलीस्ट ग्रो कर रहा है। उसके स्पीड से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ग्रोथ से हमें प्रॉब्लम, मतलब कर ग्रोथ रहा है? की स्पीड से प्रॉब्लम कर हो रहा सकती है? है। कर रहा है, राइट। या बोल सकते हैं जितना ग्रो करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। और इंडस्ट्रीज लगने चाहिए, ये बोल सकते हैं। बट एटलीस्ट इट इज नॉट डी ग्रोइंग, डिक्लाइन नहीं कर रहा है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे बंगाल शायद पूरे देश का एकमात्र स्टेट होगा जो डिक्लाइन कर रहा है, और आज नहीं, मतलब एकमात्र स्टेट। हाँ। सो और मैं ऐसे डिक्लाइन नंबर्स वाइज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी तो ग्रोथ कुछ ना कुछ होगा ही ग्रोइंग इकोनॉमी में। बट अगर आप लॉन्गर टर्म हिस्ट्री देखेंगे एंड डेटा से सो, जैसे आप 1950 पे जाइए, राइट। हम जब आजाद हुए, रिपब्लिक बन गए 1950 में, इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का करीब करीब 3/4 सिर्फ 3 प्रोविंसेस से आता था, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। बॉम्बे सबसे बड़ा इसमें था, बॉम्बे करीब 33% था। लेकिन बॉम्बे में क्या था, बॉम्बे में गुजरात भी शामिल था, गुजरात बाद में वाला हुआ। और कैलकाटा 27% पे था इंडस्ट्रियल आउटपुट का। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप, कैलकाटा मतलब वेस्ट बंगाल एज अ प्रोविंस इंडिया का सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट का स्टेट था आजादी के समय, हमारा सबसे हाईएस्ट। नॉट बंगाल, नॉट गुजरात, नॉट मद्रास, नोवेयर। आज उस 27% से देखेंगे तो आज का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है बंगाल का, पूरे देश का, वो 4% से भी कम है, राइट। सो इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है। इसी प्रकार से आप किसी भी डेटा को उठा लीजिए, पर कैपिटा इनकम को उठा लीजिए। जब हम आजाद हुए 50-51 की बात होगी, या मुझे लगता है 61 सेंसस की बात होगी, बंगाल का पर कैपिटा इनकम देश के पर कैपिटा इनकम से 27% ज्यादा था। और देश का अगर 100 रुपए है तो बंगाल का 127 रुपए होगा पर कैपिटा इनकम। आज देखेंगे आप, वो 16 रुपए देश से कम है। देश का 100 रुपए है तो उसका 84 रुपए है।